हेलो क्लास 8, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड फाइनली हमने अपना पूरा सिलेबस यानी कि हमने अपनी न्यू एनसीईआरटी पूरी तरीके से कर लिया है कंप्लीट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अब अपनी रिवीजन क्लास लेकर आएंगे। तो ये है हमारी रिवीजन क्लास, राइट। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 2 जो कि है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज। आज हम कुछ इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड देखो जितना इंटरेस्टिंग ये चैप्टर था ना उतना ही इंटरेस्टिंग इसके क्वेश्चंस भी है, ठीक है। एंड जब भी आप ये लेक्चर देखें तो क्वेश्चन पहले मैं पढ़ूंगी, है ना, आपको सुनना है ध्यान से। मेरे आंसर करने से पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देना है, बोलना है यस मैम इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए बी सी या फिर डी होगा। कोई एक ही बता सकते हो, सारे के सारे ऑप्शंस नहीं बताने, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास एंड देखते हैं कि आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ओके एंड आई होप कि मेरी आवाज आप सब तक एकदम क्लियर पहुंच रही होगी, राइट। चलो फिर सो यहां पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज ईस्ट। ईस्ट किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये आपको बताना है, ठीक है। ईस्ट किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये आपको बताना है। एल्गे, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या फिर फंगाई। यस आई एम गिविंग यू 2 सेकेंड्स। वैसे तो रिकॉर्डेड है तो आप पॉज करके मुझे बता सकते हैं कि यस मैम इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए बी सी या फिर डी होने वाला है। यस Algae, protozoa, bacteria and fungi. So the type of microorganisms जो ईस्ट होता है वो फंगाई टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। किस टाइप का हो जाएगा? फंगाई टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएगा। 5 टाइप के क्लासिफिकेशन हमने किए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। यस तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फंगाई। नाउ the second question is which gas is released during yeast fermentation that make the dough rise। आपने देखा है ना जब छोले भटूरे बनते हैं, है ना, छोले भटूरे बनते समय क्या होता है, वो जो डो लगाते हैं उसके अंदर वो क्या डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, है ना, ईस्ट डालते हैं, उसका फर्मेंटेशन होता है और जो वो डो बना है वो क्या हो जाता है, वैसे फूल जाता है ना, वो क्या हो जाता है, ऐसे फूल जाता है। तो कौन सी गैस उस वक्त रिलीज हो रही होती है जिसकी वजह से ये एकदम गुस्सा हो जाता है, ये फूल जाता है और हमारे जो भटूरे होते हैं, है ना, वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं और बहुत फूले फूले से होते हैं। तो क्या रीजन है? यस चाहे भटूरा बोल दो, आप इडली बोल दो, है ना, उसको भी फर्मेंट करना पड़ता है, वो भी बहुत ज्यादा फ्लफी होता है, सॉफ्ट होता है ना। खाने वाली बातें तो मैडम सारी बोल दो, राइट तो कौन सी गैस के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कौन सा गैस उस वक्त रिलीज होता है, किस गैस की वजह से ये चीजें होती हैं। सो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। यस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कौन सी गैस रिलीज होती है जब ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है? सो दैट गैस इज, कौन सी गैस है बेटा? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होगी वो? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इतनी चीजें समझ में आई है? यस क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? आप बोलेंगे यस मैम ये तो आसान था, है ना, ये तो आसान था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन कर्ड फॉर्मेशन। हमें एक बात पता है, क्या पता है हमें, कि कर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो किसी ना किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। जब वो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करता है तब हमारे कर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो वो हमारे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है?
ठीक है, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी वजह से कर्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है हमको, लैक्टोबैसिलस, सेकंड इज राइजोबियम, थर्ड इज स्पिरुलिना एंड फोर्थ इज मोल्ड। कौन सा हो जाएगा, इट्स लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या आपने भी ऑप्शन ए ही सोचा था? यस, जल्दी बता देंगे, क्या आपका भी आंसर ए था? अगर था तो बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग है आपके लिए। अगर नहीं था आपका आंसर है तो अगली बार अगर ये सेम क्वेश्चन आएगा तब आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। दैट इज लैक्टोबैसिलस। क्या है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। So, question fourth is, Rhizobium bacteria live in the roots nodule of which plant? जो राइजोबियम है, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो कहाँ पे रहते हैं, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। किन प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं? यस, हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, व्हीट एंड राइस, second है beans and peas, third one is mango and banana, and fourth one is apple and orange. क्या हो जाएगा, किसके रूट्स नोड्यूल्स में ये राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं? सो बेसिकली जो पल्सेस होते हैं, ठीक है, जो दाल वगैरह होते हैं, जो पल्सेस होते हैं, उनके रूट्स में ये राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप चलता रहता है। ओके, सो यहाँ पे पल्सेस कौन है, बीन्स एंड पीस। ठीक है, बीन्स एंड पीस लेग्यूमिनस प्लांट में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ देखने के लिए मिलेंगे बेटा, लेग्यूमिनस प्लांट में आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज बीन्स एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजोबियम? चलो, राइजोबियम का फंक्शन क्या है? सो यहां पे हमारे पास ऑप्शंस है, प्रोड्यूस एल्कोहल, किल्स वायरसेस, ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर और फॉर्म एल्गे। किस चीज का ये प्रोडक्शन करते हैं? यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजोबियम? फटाफट से सोच लो भाई, फटाफट से सोच लो, राइजोबियम का क्या ऑप्शन है? देखो क्या फंक्शन है, बेसिकली ये क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंट में ना बहुत सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, बट वो नाइट्रोजन ना डायरेक्टली प्लांट इनटेक नहीं कर सकते। तो ये जो राइजोबियम होता है ना, ये एयर से नाइट्रोजन को ट्रैप करता है और उस लायक बनाता है कि प्लांट्स अब उनको, उनके जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ना, अब उनको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, आ गया समझ में? सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, इट ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। ये एयर से नाइट्रोजन को ट्रैप करता है, ठीक है, उसको इस लायक बनाता है कि प्लांट्स उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए तो ये राइजोबियम प्लांट्स के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड यानी कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेल्यूलर? कौन सा इसमें से यूनिसेल्यूलर है? ह्यूमन, ईस्ट, मोल्ड या फिर ट्री? यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या होता है बेटा? यस, क्या होता है यूनिसेल्यूलर का मतलब? तो मैम यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ एक सेल हो, है ना। जिसके पास कितने सेल प्रेजेंट हो बेटा? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। मल्टी सेलुलर जिसके पास मिलियंस ऑफ सेल्स या फिर एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर, राइट। जैसे हम है, हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे पास क्या प्रेजेंट है? हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। सो वी आर मल्टी सेलुलर, ट्रीज आर मल्टी सेलुलर, बट ईस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनके पास एक ही सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का
हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या कोई डाउट है? यस, फटाफट से देख के बता दो, क्या कोई डाउट है? नहीं होगा ऑफ कोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 इज स्पिरुलिना इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? वायरस, प्रोटोजोआ, माइक्रोएल्गे एंड फंगस। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? स्पिरुलिना किसका एग्जाम्पल है? वायरस, प्रोटोजोआ, माइक्रोएल्गे या फिर फंगस? सो ये एग्जाम्पल है हमारा माइक्रोएल्गे का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चे? ये हमारा एग्जाम्पल है माइक्रोएल्गे का। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, देखो चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको बाहर से मिलेंगे तो वो भी आपसे हो जाएंगे अगर आप एक बार ये लेक्चर देख लेते हैं तो। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग टू मेक इट सॉफ्ट एंड फ्लफी। ब्रेड बनाते समय उसके अंदर क्या चीज डाली जाती है ताकि ब्रेड जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, वो बिल्कुल फ्लफी हो जाए? तो बहुत बार अभी तक वो हमारे पीपीटी में आ चुका है। ठीक है, अभी छोले भटूरे का एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, याद है कि नहीं है? छोले भटूरे का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था और मैंने आपको ये कहा था कि जो छोले भटूरे होते हैं या फिर जो इडली होती है उसमें वो चीज डाली जाती है। सो दैट इज शुगर, सॉल्ट, ईस्ट या फिर विनेगर। क्या हो जाएगा? सो इट इज ईस्ट। क्या हो जाएगा बच्चे? वो हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट डालने से जो ब्रेड होते हैं, ठीक है, जो डो होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following lack a well-defined nucleus? किसके पास well-defined nucleus नहीं प्रेजेंट होता है? well-defined nucleus की कमी हो जाती है और कमी होती है किसके पास कमी होती है भाई? यस, well-defined nucleus की किसके पास कमी होती है? एनी आइडिया? एनी आइडिया किसके पास कमी होती है? एल्गे, फंगाई, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल। किसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता? दैट इज बैक्टीरियल सेल के पास। किसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है बेटा? तो बैक्टीरियल सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन डी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन 10th इज in the bread slice experiment which conditions support more microbial growth? देखो जब हम ब्रेड बना रहे हो, ठीक है, उसमें हम ईस्ट वगैरह डालते हैं तो उसका ना जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए ना कुछ सूटेबल टेम्परेचर्स वगैरह होते हैं, कुछ सूटेबल कंडीशंस होते हैं एंड उसी सूटेबल कंडीशन में वो वर्क कर पाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे कि दही के बारे में बात करें, अगर हम कर्ड के बारे में बात करें तो हमको ये पता है कि कर्ड कभी भी हम फ्रिज में रख के नहीं जमा सकते, है ना? कर्ड कभी भी हम फ्रिज में रख के डायरेक्टली नहीं जमा सकते, उसके लिए वार्म कंडीशन की जरूरत होती है ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो अच्छे से मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काम करने के लिए एक सूटेबल कंडीशंस की जरूरत होती है एंड दैट सूटेबल कंडीशंस कौन कौन सा है? ड्राई एंड कोल्ड, ड्राई एंड हॉट, मॉइस्ट एंड वार्म, मॉइस्ट एंड कोल्ड। तो कैसे टेम्परेचर की इनको जरूरत होती है टू मल्टीप्लाई, टू वर्क? दैट इज मोस्ट एंड वार्म कंडीशन। ठीक है, कौन सी कंडीशन हो जाएगी बेटा? इट्स मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
Which condition is most favorable for maximum microbial activity and decomposition of fruit waste? क्या कह रहे हैं? इसमें भी हमसे फेवरेबल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हमसे किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? फेवरेबल कंडीशन तो सेम ही है ना? फेवरेबल कंडीशन तो सेम ही है, दैट इज सेम चीज है, मॉइस्ट एंड वार्म, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये बी आ जाएगा, दैट इज मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन। क्या इतना क्लियर है? यस देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, बस आपको घुमा फिरा के दे देंगे। जैसे कि अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन हमने देखे, आंसर सेम है, बट एक में उन्होंने क्या कर दिया, फ्रूट्स वगैरह ऐड कर दिए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आंसर रिमेन सेम। आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है, आंसर वही रहेगा, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका वो आपसे बदल देंगे। आप बोलेंगे कि नहीं फ्रूट्स मेंशन किया, मतलब कुछ और आंसर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, which of the following statement best explain why curd form faster in summer than winter? Yes, कर्ड किसमें ज्यादा तेजी से जमाया जा सकता है? तो कर्ड फॉर्म फास्टर इन समर्स देन इन विंटर्स। क्यों? क्योंकि समर के टाइम में वार्म कंडीशन को क्रिएट करना इज क्वाइट इजी रेदर देन इन विंटर। विंटर में तो इतनी आसानी से वार्म कंडीशन हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे ना, है ना, हम वार्मथ नहीं लेकर आ पाएंगे। जब हम वार्मथ नहीं लेकर आ पाएंगे तो जो बैक्टीरियल की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, वो कम हो जाएगी, तो आसानी से कर्ड हम नहीं फॉर्म कर पाएंगे इन विंटर सीजन। वही सेम प्रोसेस से हम समर सीजन में बहुत आसानी से कर्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है? यस। सो more milk is available in summer, lactobacillus dies in winter, warmth in summer speed up bacterial growth and curd required sunlight to form। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? warmth ज्यादा होता है समर के टाइम पे, तो बैक्टीरियल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होगा तो आसानी से कर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे? इसका ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। सो in the bread mold experiment, what would happen if the bread were sealed in a airtight container without moisture? अगर हम किसको, ब्रेड मोल्ड को, है ना, what would happen if bread, अगर हमने ब्रेड को बिल्कुल सील पैक कर दिया है, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में, उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है, तब क्या होगा? मोल्ड विल ग्रो फास्टर, मोल्ड विल नॉट ग्रो, मोल्ड विल टर्न ग्रीन इंस्टेंटली, ओनली बैक्टीरिया विल ग्रो। कोई मॉइस्चर नहीं है। देखो जब मॉइस्चर नहीं होता है ना तो बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मॉइस्चर नहीं है तो बैक्टीरियल ग्रोथ भी ना के बराबर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 13, मोल्ड विल नॉट ग्रो, ठीक है, मोल्ड यहां पे ग्रो नहीं होगा, मोल्ड यहां पे ग्रो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which component is not required for yeast fermentation to occur? कौन सा यहां पे कंपोनेंट की जरूरत नहीं है ना, ईस्ट को फर्मेंटेशन करने के लिए, ठीक है। शुगर, वाटर, सनलाइट एंड वार्मथ। किसकी जरूरत नहीं है? शुगर की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, वार्मथ की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ईस्ट को फर्मेंट करने के लिए सनलाइट की जरूरत बेटा नहीं होती है, ठीक है, सनलाइट की जरूरत हमको नहीं होगी। सो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टर्न लाइम वाटर मिल्की इन द ईस्ट एक्सपेरिमेंट? किसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है? ये आप क्लास 7th में भी पढ़कर आ चुके हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। आपको पता है लाइम वाटर, पता है क्या होता है? यस, चूना का पानी, है ना, चूना जो सफेद सफेद चूना होता है ना, उसका पानी, ठीक है। तो जो CaOH का होल ट्वाइस है, इसके साथ हम कौन सा गैस मिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि
इट टर्न वाटर मिल्की, ताकि ये CaCO3 बना दे। तो हम बेटा यहाँ पे ऐड करते हैं CO2। एंड व्हाट इज CO2? CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है CO2 बेटा? CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आया समझ में? सो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Why do legumes reduce the need for chemical fertilizers? जो legumes होते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत क्यों नहीं होती है, जबकि जो दूसरे प्लांट्स होते हैं बिना लेग्यूम्स वाले, उनको केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है। ऐसा क्या रीजन है कि भाई लेग्यूम्स वाले प्लांट्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं है? क्या रीजंस हो सकते हैं, आप सोचो जरा। हाँ, क्या रीजंस हो सकते हैं? दे रिक्वायर्ड वेरी लिटिल वाटर, क्योंकि उनको बहुत कम पानी चाहिए। दे हैव अ शैलो रूट, दे ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर थ्रू द बैक्टीरिया एंड दे ग्रो ओनली इन द रेनी सीजन। क्या रीजन है? यस, क्या रीजन हो जाएगा? देखो, जो लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं ना, उनके रूट्स में राइजोबियम पाए जाते हैं एंड दैट राइजोबियम फुलफिल देयर नीड्स। ठीक है, वो उनकी नीड्स को फुलफिल करता है बाय गिविंग देम नाइट्रोजन। तो जब उनको नाइट्रोजन मिल रहा है, एंड फर्टिलाइजर्स इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन ना, ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स है वो भी तो नाइट्रोजन से ही मिलके बना है। जब उनको जो राइजोबियम है वो ऑलरेडी नाइट्रोजन दे रहा है, देन व्हाई दे विल यूज और व्हाई दे विल कंज्यूम द केमिकल फर्टिलाइजर्स? उनको जरूरत नहीं है ना, उनके तो रूट नोड्यूल्स में ऑलरेडी राइजोबियम प्रेजेंट है, जो उनका देखभाल कर रहा है, जो उनका ख्याल रख रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? दे ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर थ्रू बैक्टीरिया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट question number 17 is which of these microorganisms is correctly matched with? कौन सा इसमें से microorganisms जो है वो correctly matched है? तो राइजोबियम, अल्कोहल, लैक्टोबैसिलस, कर्ड, ईस्ट, ऑक्सीजन एंड स्पिरुलिना इज विनेगर। क्या हो जाएगा? क्या कौन सा करेक्ट है? एक तो हमको देखो सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, दैट इज लैक्टोबैसिलस कर्ड। लैक्टोबैसिलस से कर्ड बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच स्ट्रक्चरल फीचर इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल? देखो, घुमा के दो क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पे, घुमा के दो क्वेश्चन पूछ लिए। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? व्हिच स्ट्रक्चरल फीचर, ठीक है, बैक्टीरियल सेल में कौन सा स्ट्रक्चरल फीचर एब्सेंट होता है? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या फिर डीएनए? डीएनए का ना फुल फॉर्म आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, सो फटाफट से बता दो कौन सा यहाँ पे फीचर बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है। उससे पहले ये पूछा गया था कि किसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, राइट? किसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे पूछा है बैक्टीरियल सेल का कौन सा यहाँ पे स्ट्रक्चरल फीचर एब्सेंट है, सो दैट इज न्यूक्लियस। आया ना कैसे उन्होंने ट्विस्ट करके दिया है क्वेश्चन को? सो क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, what is the function of the gas produced during the yeast activity in dough? जब yeast का fermentation होता है और जो गैस वहां से प्रोड्यूस होती है, आ रहा है समझ में? जब ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है और जो गैस वहां से प्रोड्यूस होती है, दोनों चीजें हमको पता चल गई। दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। उस गैस का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आखिरकार काम क्या होता है? तो देखो, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। अब गैस एक जगह रुकी तो रहेगी नहीं, उसको बाहर निकलना है
है ना, उसको बाहर की दुनिया देखनी है, उसको बाहर निकलना है। तो वो क्या करता है, जिस डो में होता है या फिर जिस भी खाने पीने की चीज में होता है वहां से वो बाहर निकलेगा, तो वो उसको फ्लफी बना देगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा उठा देगा, फ्लफी बना देगा, राइट। सो प्रिवेंट स्पॉइलेज, मेक इट सार मतलब उसको खट्टा कर देना, मेक इट राइज एंड फ्लफी एंड एड प्रोटीन, तो क्या करता है ये, उसको फ्लफी बना देता है, उसको राइज कर देता है, ठीक है, ये ईस्ट का काम होता है, इसीलिए ईस्ट वगैरह खाने में डाला जाता है टू मेक इट सॉफ्ट। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन 20. So question 20 is, which of the following organisms is both useful as food and oxygen producer? जो फूड के लिए भी यूजफुल है ना, which is useful as food and oxygen producer भी है, कौन सा है भाई? तो मोल्ड है हमारा, स्पिरुलिना, ईस्ट, राइजोबियम, क्या हो जाएगा? कौन सा बहुत ज्यादा यूजफुल है फॉर फूड एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूसर भी है यहाँ पे? यस, सो इट्स स्पिरुलिना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. So why is fermentation considered an anaerobic process? जो फर्मेंटेशन होता है वो एक तरीके का एनारोबिक प्रोसेस माना जाता है, ठीक है, फर्मेंटेशन एक तरीके का एनारोबिक प्रोसेस माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई, क्यों बोलते हैं कि भाई एक तरीके का एनारोबिक प्रोसेस है? बिकॉज इट अकर इन सनलाइट, इट रिलीज नाइट्रोजन, इट डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन और इट किल बैक्टीरिया। तो एनारोबिक और एक होता है एरोबिक। सो in aerobic process there is requirement of oxygen and in anaerobic process there is absence of oxygen। मतलब अगर anaerobic condition आती है तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21, इट डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, एनारोबिक कंडीशन डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22. So question 22 is, in which part of the legume plant do nitrogen fixing bacteria live or live? Not live. कौन सा लेग्यूम प्लांट्स होता है जिसके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? कौन होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? That is rhizobium. कौन होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज राइजोबियम। तो वो जो राइजोबियम है वो प्लांट्स में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में, स्टेम में, रूट नोड्यूल्स में या फिर फ्लावर्स में? कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? तो वो प्रेजेंट होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? यस, कहां पे प्रेजेंट होंगे बेटा? रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. सो क्वेश्चन 23 इज, व्हिच एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव दैट ईस्ट इज अलाइव एंड एक्टिवली ग्रोइंग? कौन सा यहां पे कौन सा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि ईस्ट जो है वो अलाइव है ना, ईस्ट जो है वो अलाइव है एंड एक्टिवली वो ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कीपिंग इट इन सनलाइट, मिक्सिंग इट विथ कोल्ड शुगर सोल्यूशन, मिक्सिंग इट विथ वार्म शुगर सोल्यूशन एंड ऑब्जर्विंग गैस फॉर्मेशन, बॉइलिंग इट इन वाटर, ठीक है, बॉइलिंग इट इन वाटर। कौन सी चीज ये प्रूव कर रही है कि ईस्ट इज अलाइव? कौन सी चीज है भाई? देखो, ईस्ट कहाँ पे ग्रो करते हैं? ईस्ट हमारा वार्म कंडीशन में ग्रो करते हैं, है ना। तो जब हम मिक्स करेंगे इसको विद अ वार्म शुगर सोल्यूशन एंड ऑब्जर्विंग गैस फॉर्मेशन, तब हम ये बात बोल सकते हैं कि यस, ईस्ट इज अलाइव एंड इट इज एक्टिवली ग्रोइंग ऑल्सो।
अलाइव है तो ऑफ कोर्स ग्रो तो करेगा ही करेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24th. So question 24th is, how does spirulina support environmental sustainability? कैसे ये environmental sustainability को support करता है? By fixes nitrogen in roots, produce alcohol, ठीक है, produce alcohol, produce oxygen and growing in less space, ठीक है, ब्रेक डाउन वेस्ट इन लैंडफिल्स. तो कैसे ये सपोर्ट करता है? एनी आइडिया? यस, कैसे ये सपोर्ट करता है? एनी आइडिया? फटाफट से बता दीजिए कैसे सपोर्ट करता है. क्योंकि देखो जो ये स्पिरुलिना है वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ना. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कौन सा ऐसा माइक्रोब्स है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, राइट? तो इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एंड ग्रो इन लेस स्पेस. ठीक है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है एंड लेस स्पेस में ये ग्रो करता है. सो क्वेश्चन 24th, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 24th. नाउ क्वेश्चन 25th is, what would happen if all the decomposers microorganisms disappear? सोचो जरा, अगर हमारे अर्थ से सारे के सारे माइक्रोब्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा हमारे अर्थ का? फूड प्रोडक्शन वुड इंक्रीज, नो कर्ड नो ब्रेड कुड बी मेड, वेस्ट एंड डेड मैटर वुड एक्यूमुलेट एंड प्लांट्स वुड ग्रो फास्टर. अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे, डिकम्पोजर्स नहीं होंगे, तो जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे. फिर वो एक ही साथ सारा का सारा वेस्ट, सारे के सारे डेड मैटर एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि उनको हटाने के लिए डिकम्पोजर्स की जरूरत है, उनको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत है. बट अगर वो हमारे अर्थ पे रहेंगे नहीं तो उन सबका एक पूरा क्या बन जाएगा? पहाड़ बन जाएगा. क्या बन जाएगा? उन सबका पूरा एक पहाड़ बन जाएगा. सो वेस्ट एंड डेड मैटर वुड एक्यूमुलेट, वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे. सो क्वेश्चन 25th का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. हु फर्स्ट यूज द वर्ड सेल इन साइंस? कौन थे वो जिन्होंने सबसे पहले सेल टर्म का इस्तेमाल किया था? एंटोइन वैन लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, लुइस पास्चर एंड आनंद मोहन चक्रवर्ती. किसने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था? बहुत पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप क्लास 9th में भी जाएंगे तो भी ये क्वेश्चन आएगा. ठीक है, वहां पे ये भी बोल सकते हैं कि हु डिस्कवर्ड द सेल. ठीक है, तो बहुत फेमस नाम है, दैट इज रॉबर्ट हुक. कौन सा नाम आप बोलेंगे? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी इन 1665. ठीक है, 1665. बट ये एक डेड सेल था. ठीक है, ये एक डेड सेल था. उसके काफी साल बाद कुछ साइंटिस्ट आए जिनमें से एक है लीवेनहॉक. ठीक है, उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी. बट यहाँ पे हमने सबसे पहले बार सेल का इस्तेमाल, सेल को किसने बोला था, सेल के बारे में किसने बताया था? दैट वाज रॉबर्ट हुक. ठीक है, वो कौन साइंटिस्ट थे? वो रॉबर्ट हुक थे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. Which structure in an onion cell provide rigidity and support? तो अनियन सेल के अंदर क्या, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है अनियन सेल के अंदर जो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है? ठीक है, जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जो सपोर्ट देता है. ठीक है, तो जब भी हम सेल के बारे में बात करें, ठीक है, जब भी हम सेल के बारे में बात करते हैं तो उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? सेल के पास, सेल के आउटर शेल में पीएम एंड सीएम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है. बट इन केस ऑफ प्लांट्स एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कभी श्रिंक नहीं होता है ना, जो कभी श्रिंक नहीं होता और ये उसको प्रोटेक्ट करता है. सो दैट इज सेल वॉल. वो हार्ड सा जो सब्सटेंस है, वो जो हार्ड मटेरियल है जो रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, वो होता है सेल वॉल. सो प्लाज्मा, न्यूक्लियस, सेल वॉल एंड वैक्यूल्स, दैट इज सेल वॉल. वैक्यूल्स तो एक खाली स्पेस है, कैविटी है. ठीक है,
तो वो हो जाएगा हमारा सेल वॉल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर यूजुअली, एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो हैं वो लार्ज होते हैं और सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं, फिल्ड विद क्लोरोफिल, अबंडेंट इन नंबर एंड लार्ज. क्या हो जाएगा? तो एनिमल सेल जो है, ठीक है, उसमें ना जो वैक्यूल्स होते हैं, वो जो खाली स्पेस है, जो कैविटी है ना, वो एब्सेंट होता है, या फिर होगा तो बहुत छोटा सा होगा. ठीक है, एब्सेंट होगा या फिर बहुत छोटा सा हो जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो जाएगा? एब्सेंट और वेरी स्मॉल. क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. इन ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, जो प्लांट के पत्ते हमको दिखते हैं, उनके स्टेम दिखते हैं, वो ग्रीन कलर के हमको नजर आते हैं. क्यों वो ग्रीन कलर के नजर आते हैं? क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट होता है कैरोटीन, क्लोरोफिल, ठीक है, एंथोफिल, या फिर नहीं, यहां सबसे पहले हमारे पास है जेंथोफिल एंड देन एंथोसाइनिन. क्या चीज प्रेजेंट होगा? दैट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट. ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, जिसकी वजह से प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो हमको ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं. ठीक है, वो हमको कैसे दिखाई देते हैं? वो हमको ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं. नाउ 30th क्वेश्चन, वायरसेस मल्टीप्लाई ओनली, वायरस किस में मल्टीप्लाई होते हैं? सॉइल में, वाटर में, इनसाइड लिविंग सेल और इन एयर. तो वायरस की खासियत है, अगर नॉन लिविंग पे है तो वो खुद भी एक डेड की तरह बिहेव करेगा, एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, एंड इट विल नॉट मल्टीप्लाई. ठीक है, लेकिन अगर वही जो वायरस किसी लिविंग के ऊपर आ जाए तब वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा. जैसे कोविड के बारे में थी, है ना, कोरोना वायरस के बारे में बात की थी. ठीक है, दिख रहा है पीछे खतरनाक सा कोरोना वायरस, है ना. तो ये हमारे सेल के अंदर जो लिविंग सेल पे बैठता है तब ये खुद का मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31. राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन, आई थिंक ये दोबारा आ गया, लीव ऑफ नीम, ऑप्शंस अलग है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स एंड बार्क ऑफ ट्री, या फिर एनिमल स्टमक. तो राइजोबियम बैक्टीरिया कहां पे रहते हैं? वो प्लांट्स, वो लेग्यूम्स, प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. द लार्जेस्ट नोन सेल इज, सबसे बड़ा सेल कौन सा है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? यस, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? ह्यूमन नर्वस सेल, अनियन पील सेल, ऑस्ट्रिच एग योक एंड पैरामीशियम. कौन सा हो जाएगा? सो ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा एक सिंगल सेल माना जाता है, ठीक है, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. सो इट इज ऑस्ट्रिच एग. बिगेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल अगर कोई है तो वो है ऑस्ट्रिच का एग. इजी क्वेश्चन, राइट? ऑस्ट्रिच एग योक. नाउ 32 क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम जल्दी सी. क्वेश्चन 32 इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस कॉल्ड. ग्रुप ऑफ सेल, ये एक सेल है, ग्रुप ऑफ सेल जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? तब वो बनाते हैं हमारा टिश्यू. क्या बनाते हैं वो? तब वो बनाते हैं टिश्यू. टिश्यू से बनता है हमारा, क्या बन जाएगा? यस, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिजम्स बन जाता है. ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, ऑर्गेनिज्म. ये कुछ मत कर कराना, सिर्फ टिश्यू होगा इसका आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35th, not 35th, it's 33. Which microorganisms causes bread mold? किस माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से ब्रेड मोल्ड होता है? यस, किस माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से ब्रेड मोल्ड होता है? जल्दी बता दीजिए. नाम में ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है. ईस्ट राइजोबियम, मोल्ड फंगाई या फिर एल्गे. सो दैट इज मोल्ड फंगाई, है ना. क्वेश्चन 33 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मोल्ड फंगाई.
ओके, नाउ 34th के बारे में बात करते हैं. सो पिकल्स एंड मुरब्बाज आर प्रिजर्व्ड. देखो ऐसा तो नहीं कि आज हमने अचार बनाया और आज ही हम खत्म कर देंगे या फिर 3-4 दिन में खत्म कर देंगे, या फिर मुरब्बा वो जो व्हाइट पेठा से बनता है ना, व्हाइट पेठा से बनता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है. क्यों? क्योंकि उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से वो बहुत लंबा चलता है. तो क्या है वो? हाई मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है या फिर बैक्टीरियल एक्शंस है. सो बेसिकली उसके अंदर हम कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं एंड दैट प्रिजर्वेटिव इज सॉल्ट एंड शुगर. ठीक है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में नमक और चीनी पाया जाता है इनके अंदर, जो इनकी लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है. ओके, सो ये हमारे आज की क्लास का था आखिरी क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त, जिसमें हमने टोटल 34 क्वेश्चंस को डिस्कस किया. ऐसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे. कोशिश करेंगे कि आपको 25 से 35 के बीच में क्वेश्चंस मिल जाए हर एक चैप्टर के. ठीक है, सो आज के लिए इतना काफी था. ऑलरेडी हमारा 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है. बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, बट उससे पहले आपको मुझे चैट बॉक्स में क्या बताना है कि आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं. एंड आपको ये भी प्रॉमिस करना है कि आगे आने वाले टाइम में जितनी भी गलतियां हुई हैं आपकी, वो सब आप ठीक कर लेंगे. अब नेक्स्ट क्लास से आपकी गलतियां जो है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होनी चाहिए. ठीक है, और बढ़नी नहीं चाहिए. आप चैप्टर पहले से ही पढ़ के रखेंगे, तब उसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे. ओके, सो आज के लिए इतना ही. बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.